तो वो सोडियम की सॉलिड स्टेट है, सोडियम की सॉलिड स्टेट है, और क्लोरीन की कैसी है, गैसेस स्टेट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्या सोडियम को गैस में बदलना पड़ेगा? बोलो। अगर गैस में बदल पाएंगे तभी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मानी जाएगी कि नहीं। सोडियम को हमें किस में बदलना पड़ेगा, गैस में, सॉलिड से, तो ही ये मानी जाएगी। इसलिए डिफ्यूज़, ये सही क्यों नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा है ना आपके में? अगर नहीं आ रहा है व्हाट्सएप से ज्वाइन करोगे हैं? क्या ब्लर हो गया ना, व्हाट्सएप से ज्वाइन करोगे क्या? हम्म, करो। सबसे पहले किसको किस में बदलना है, सोडियम सॉलिड को किस में बदलना है, और इसको क्या कहते हैं, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड, कि आपने एटोमाइज कर लिया ना, उसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो इसमें आपको हीट देनी पड़ेगी कि काम ऐसे ही चल जाएगा, बोलो। हीट तो देनी पड़ेगी ना, इसमें किसी भी चीज़ को एटोमाइज करोगी तो हीट देनी पड़ेगी। तो हमने हीट दी तो उसका जो सिस्टम का हीट है वो बढ़ गया। अब हीट ऐसे फ्री में तो नहीं है, सिस्टम में चीज़ें तो नेचुरली हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं से मिलनी भी चाहिए तभी बात बनेगी। तो हम यहाँ पे पहुँच गए इस स्तर पर, लेकिन इसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी लग जाएगी, कहा गया है 108.4 किलो जूल पर मोल चाहिए। अच्छा, अब हमने इसको गैस में बदल लिया है, अब क्या करना पड़ेगा, क्या इसी सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जिसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे? बताइए, अभी पीछे पढ़ा था कि नहीं? तो अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वो पीछे पढ़ा था 496 था कि नहीं था, और यहाँ एग्जैक्ट दे रहा है 495.6 किलो जूल, क्योंकि आगे चलने पे चीज़ें ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं आगे के चैप्टर में। तो अच्छा, इतनी इतनी देनी पड़ेगी और इतनी देनी पड़ेगी, तो अब हमें कहीं से मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो किसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, क्या क्लोरीन को? बट क्लोरीन तो यहाँ मॉलिकुलर फॉर्म में है। तो क्लोरीन अगर मॉलिकुलर फॉर्म में है तो एक Cl2 को अगर तोड़ो तो क्या 2Cl बनेंगे, और एक मोल को तोड़ो तो कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। अच्छा, क्लोरीन में क्या होता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसको तोड़ने के लिए एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, बॉन्ड एंथैल्पी। तो यानी अगर आप एक मोल CO2 को तोड़ोगे तो कितने मोल Cl बनेंगे बताइए, 2 मोल बनेंगे। तो एक मोल तोड़ने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी लगेगी अगर हम क्लोरीन को तोड़ेंगे, तो क्लोरीन को तोड़ने पे हमें बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी, लेकिन हमें 2 मोल Cl नहीं चाहिए ना। आपको 2 मोल चाहिए कि हाफ मोल चाहिए, हाफ मोल। तो ये जो चीज़ बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी, ये 242 किलो जूल पर मोल लगेगी। बट हमें 2 मोल का क्या लेना, हमको तो हाफ मोल ही चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, हाफ मोल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, हाफ मोल ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी H। तो वो कितनी लग जाएगी, क्या 121 किलो जूल पर मोल लगेगी। सोडियम को पहले मैंने किस में बदला, गैस में, गैस से आयनिक स्टेट में बदला, क्लोरीन को तोड़ के एक मोल Cl ले लिए। तो अब आपके हाथ क्या आ गया, क्या Na प्लस गैसियस आ गया और Cl गैसियस आ गया।
इन सब में एनर्जी देनी पड़ी है, देख रही हो, इन सब में एनर्जी क्या करनी पड़ी है। तो एटमॉस्फेयर के पास ऐसे एनर्जी तो है नहीं कि एनर्जी वो देता रहे, और एनर्जी का जो भी फ्लो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट होता है, रिलीज ही होती है। तो ये सब मिलेगी कहाँ से, हम इस स्टेट पर पहुँच गए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन इसको इसने निकाला है वो इसको एक्सेप्ट होगा। तो इस एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, तो आपने अभी पीछे देखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद हो तो 349 हुई थी, बोलो याद आ रहा है। तो वो क्या होगा कि Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस बन गया, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि पीछे पड़ा था, देखो यहाँ पर भी लिख दिया है। तो वो कितनी है, 349 देखा था, बट एग्जैक्टली जो यहाँ लिख रहा है वो कितनी लिख रहा है, माइनस 348.6 किलो जूल पर मोल। ये अब ये रिलीज़ हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, लेकिन रिलीज़ होने पर ये सब आस पास हैं, यही एनर्जी तो इनमें यूटिलाइज होगी। और अब अगर ये दोनों हैं तो क्या ये दोनों पास पास आके क्या एक लैटिस नहीं बनाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल। तो जब सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे इस लेवल पर, और उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू -786 किलो जूल पर मोल। तो ये जो दो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही हैं, उन दोनों का सम इन तीनों की डिमांड से ज़्यादा है, इसलिए Na गैस से ये जो बनने में यहाँ क्या बन गया बताओ, यहाँ बन गया NaCl बन गया सॉलिड। तो बताओ ये एनर्जी लेवल था और आप यहाँ पहुँच गए, तो पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद आप लोअर एनर्जी स्टेट में पहुँचे कि हायर एनर्जी स्टेट में। हायर कहाँ है, प्रोडक्ट ये बना ना, Na सॉलिड और Cl2 गैस, और से बना NaCl गैस सॉलिड। तो जो आपके पास था एनर्जी इधर बढ़ते हुए क्रम में है, ये है एनर्जी। तो बताओ आपका जो प्रोडक्ट बना वो अपर एनर्जी लेवल पे है कि लोअर एनर्जी पर। ये था ना आपके पास, नेचर में ये नेटिव स्टेट में होते हैं और ये भी नेटिव स्टेट में होता है। तो क्या इन दोनों को छोड़ दोगे तो क्या अपने आप ये बन जाएगा, बताओ। अगर सोडियम में क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगी तो वीडियो दिखाएंगे तो फ्लैश निकलती है, ये बन जाएगा तुरंत, थोड़ी देर में नमक बन जाता है, अभी दिखाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। तो क्यों बन गया, क्योंकि इस टोटल काम में इतनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन है और इतनी रिलीज़ हो रही। मान लो 6 जूल एनर्जी की ज़रूरत है और रिलीज़ हो रही है 10 जूल, तो बोलो वो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच रहा है और हर एक चीज़ कहाँ जाना चाहती है, लोअर एनर्जी स्टेट में। हम लोग भी तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं, हर आदमी मरना चाहता है। तो इस तरीके से नेचर की टेंडेंसी क्या है, किसी चीज़ को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ले जाना। जो बॉडी हॉट है उसमें से हीट निकलती है और कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होती है कि नहीं। तो ये बताओ रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी स्टेट में है कि प्रोडक्ट, बताओ। बताओ तो समझाएंगे ना, बताओ। हाँ, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इनसे ये बनना। तो ये एक तरीके की किस तरीके की रिएक्शन हो गई, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कैसी होती है,
स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाती है। इसीलिए जो वातावरण है उसमें Na और C और गैस छोड़ दो तो ये अपने आप बन जाती है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा रिलीज़ हो रही है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और लेटिस एंथैल्पी में। समझ में आ गई? और इस साइकिल को क्या कहते हैं, ये किसने सबसे पहले समझाया कि ऐसा हो जाता है? बॉर्न हेबर साइकिल, ऊपर लिखा है कि नहीं? ओके, तो इतनी बात आपको हमने बता दी कि क्या चीज़ होती होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, जस्ट 1 मिनट। Reaction between sodium and chlorine gas. Okay, now we should come back to our original point. अब आ जाइए आप 85 पेज पर फिर से। 85 पेज पर हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आपको पता चल गया है। नाउ अब आप देखें कि what is the trend of ionization enthalpy along a period. So trend of ionization enthalpy along period. तो पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है? जैसे आप आगे बढ़े कि लीबे बकनॉफ अलोंग ए पीरियड, चलो तो क्या होगा? क्या आगे चलने पर रेडियस छोटा होता चला जाएगा? सो इधर चलने पर क्या होगा? अगर हम इधर चलेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि नहीं? और इधर चलने पे क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ऑन मूविंग along period from left to right, अगर हम लेफ्ट से राइट चलेंगे देन एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीजेज। एंड जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीजेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? नाउ जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो फिर क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल? So ionization enthalpy along the period increases as on moving from left to right, अगर लेफ्ट से राइट चला जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, electrons are more tightly and tightly gripped, more tightly gripped to nucleus। इसलिए ऐसा होने की वजह से क्या होगा कि
आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि हमारे पास ऐसा दिया गया हो कि डेटा दिए गए हो, तो हम देख लें। जैसे लीबे बकनॉफ का दिया गया है ग्राफ, देखो 3.6 से नाउ। अब हम देख लेंगे कि ये है, हमने इसमें क्या किया है, देयर इज सोडियम ले लिया है ये। नाउ आप ये देख सकती हैं कि इसमें कि सोडियम है और इसमें क्लोरीन गैस डाल रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें नमक बनेगा। बट ये नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसमें बहुत फ्लैश एंड फ्लेम निकलेगी, वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे फ्लैश एंड फ्लेम निकलेगी। इफ़ इट इज़ विजिबल, ये देखो ऐसा बन जाएगा। अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है ना, समझ में आई बात कि नहीं। तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से जब रिएक्शन बनेगी सॉल्ट तो बन जाएगा। हमने क्लोरीन गैस डाली सोडियम मेटल में और देखो ऐसी रिएक्शन हुई। समझ में आ गई बात। नेटवर्क की दिक्कत है, नहीं तो मैं दिखा देता। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ली बे बक नॉफ, तो इसकी 520 है, जो डेल्टा आई एच है तो 520 किलो जूल है पर मोल, जबकि इसकी कितनी है 899, तो आगे चलने पे बढ़ रही है। फिर बोरॉन की 801 कैसे हो गई, ये तो समझना मुश्किल है। फिर क्लोरीन की 1086 हो गई, ठीक है, आगे चलने पे बढ़ना चाहिए, बढ़ रही, अच्छी बात है। फिर ऑक्सीजन की फिर अचानक कम हो गई, ये क्या हो रहा है। और फिर फ्लोरीन की 1681 हो गई और नियॉन की 80 हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, आगे रेडियस छोटा हो रहा है, तो ये बीच बीच में अलग अलग क्या बात हो रही है। तो अकाउंट फॉर इरेगुलर ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कहा जा रहा है कि ये जो इरेगुलर ट्रेंड आ रहा है इसको आप समझाएं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो अकाउंट irregular trend of ionization enthalpy. Now, when any कोई भी सबसेल कंप्लीटली फिल हो जाती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो कि ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, अब बेरिलियम का 1s2 2s2 है, सो beryllium has fully filled s orbital, so it is difficult to remove electron from it. अब जरा देखें कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब और आगे बढ़ें कि ठीक है, फिर क्या होगा, फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन, तो बोरॉन में क्या है 1s2 2s2 और 2p1। बोरॉन easily donate 1 electron to acquire
फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो घट क्यों गई? बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है, 2000 तक जानी चाहिए, घट क्यों गई? क्योंकि ये पी में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा किससे एक्सचेंज करेगा? कहेगा हमसे कोई एक्सचेंज करने वाला नहीं, ना एक्सचेंज एनर्जी बन रही है। इससे अच्छा हम जो इनर सेल का देखो, एस सब सेल में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो तो स्टेबिलिटी आती है, डी में हो तो स्टेबिलिटी आती है, एफ में हो फुली फिल्ड तो स्टेबिलिटी आती है, और पी में हो तो स्टेबिलिटी आती है। तो ये क्या करेगा बोरॉन? बोरॉन इजिली डोनेट या लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड configuration of 2s ऑर्बिटल। अब फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, बोरॉन से कार्बन बढ़ी, चलो अच्छी बात है, बढ़ रही है, इससे ये बड़ी अच्छी बात, फिर घट क्यों गई? देन नॉर्मल ट्रेंड continues from boron to nitrogen, then normal trend of increase continue from boron to carbon and carbon to nitrogen due to decrease in atomic radius and increase in Z effective, ये वजह से होता रहा। बट फ्रॉम नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3, फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p4, ऑक्सीजन easily loses its one electron to acquire half filled stable configuration। बताओ ऑक्सीजन दे देगा कि नहीं? कहेगा एक दे दूं तो नाइट्रोजन जैसा प्राप्त करूं, बोलो। ऑक्सीजन easily loses its one electron to acquire half filled p orbital configuration as nitrogen, so ionization enthalpy decreases। बढ़नी चाहिए थी लेकिन घट गई कि नहीं घट गई? क्योंकि बोला हम आसानी से दे देंगे, क्योंकि मुझे तो ये पाना है, बढ़ना चाहिए था, 2000 तक जा रही थी 500 से, तो बढ़नी चाहिए थी कि नहीं? सो डेल्टा आई एच डिक्रीजेज। अब देखो इसके अलावा देन फ्रॉम ऑक्सीजन टू नियॉन नॉर्मल ट्रेंड कंटिन्यू, तो अभी कुछ नथिंग न्यू हैपेंस। फ्रॉम ऑक्सीजन टू नियॉन nothing new happens, so delta IH increases following periodic trend। कुछ पूछना है कि बात समझ में आ गई? बताओ। अच्छी बात है। तो अगर बात समझ में आ गई है तो मुझे इसका ग्राफ बना लेना चाहिए। दैट इज एटॉमिक नंबर और साथ में डेल्टा आई एच, दैट इज किलो जूल पर मोल। तो लिथियम से देखो, ग्राफ से भी ये चीज़ कितना आसान पता चल रहा है। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 500, 1000, 1500,
2500। तो यहाँ से 2 4 6 8 अब 10 तक जाएंगे। तो 3 पर होता है लिथियम। लिथियम से बेरिलियम गए तो 899। बेरिलियम से बोरॉन, बेरिलियम से बोरॉन क्यों घट गई? कोई है आपके पास आंसर? बताओ। एक पी ऑर्बिटल का दे देगा जिससे एस ऑर्बिटल का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले ले। समझ में आई बात? फिर सी में गई, C6 होता है, सी में गई, फिर N7 हुआ, फिर इसके बाद O पे 8 पे गई ए, तो C O पे क्यों घट गई? हाँ सही है। तो इस तरीके से फिर और आगे बढ़ती चली गई। ये 9 हो गई और ये 10। तो यानी आपको बात समझ में आ गई है। ये है 10। देखो 2 बार इसमें डिप है। सो दीज आर कॉल्ड डिप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक ये डिप आया और एक ये डिप आया। अच्छा, तो आपने जब ये बात समझ ली है कि इसका ट्रेंड along the period कैसा होता है, now we should go for the trend of ionization enthalpy down the group. So trend of ionization on moving down the group. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीजेस, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। सो बी एंड सी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर ए फैक्टर, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक रेडियस बढ़ गया है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। स्क्रीनिंग बढ़ गई तो भी आसानी से, और सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो मुश्किल से निकलेगा। लेकिन इन दोनों की पावर ज़्यादा हो जाती है, दे आउटवेज, ये डोमिनेट कर जाते हैं ऑन ए फैक्टर, डोमिनेट्स ओवर ए फैक्टर। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी ना। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा आउटर मोस्ट पे, तो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। सिर्फ यही बढ़ाने वाला फैक्टर है चार्ज जो सेंटर पे है, और 2 घटाने वाले फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आई बात कि नहीं? सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जो Z इफेक्टिव है वही कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए वो कम हो जाता है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे कि देखा जाए, अगर लिथियम है, सोडियम है, नीचे चल रहे हैं, लीना के रब CS,
सो डेल्टा आई एच की वैल्यू जो कि किलो जूल पर मोल में होगी, किलो जूल पर मोल, ये 520 है, दिस इज़ 496, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये 419 है, ये 403 है और ये 374 है। सो ये आप देख रहे हैं घट रही है कि नहीं। अब देखो यानी 350 से चलें, 350, 400, 450, 500 और 550, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये चीज़ है। 55 होता है CS का। तो आप समझ लीजिए 3 से चले 520 से, फिर चले 11 पे आ गए, ये 10 है, 40 और 50 और 60, फिर 11 के बाद 19 पे जाना है, तो 19 पे भी जाना है और 419 पे भी, यहाँ पे आ जाओ 419 पे, फिर इसके बाद 37 पे जाएं, रूबीडियम पे आओ, रूबीडियम के बाद फिर सीजियम पे आ जाइए। ये तो हम देख रहे हैं कि इसमें डिक्रीज़ है, यानी कि 520, 496, 419, 403 और 374। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, ये सारे इसमें चेंज आए। अब देखिए कि देयर इज ए फास्ट इंक्रीज, यहाँ तो इंक्रीज है, लिथियम की 520 है और सोडियम की 496 है और इनकी 419 है। तो ये पूछ रहा है कि अकाउंट द इर्रेगुलर डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन दे रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम एंड सीजियम (374) और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल। नाउ account for irregular decrease in ionization enthalpy down the group. Now in lithium 1s2 2s2, ठीक है, 2s ऑर्बिटल्स आर डीपली पेनिट्रेटेड। तो 2s ऑर्बिटल्स में क्या होगा, आर डीपली पेनिट्रेटेड, डीपली पेनिट्रेटेड टू न्यूक्लियस एंड इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2s में, बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बताइए। सफर्स क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इसमें इंटर
इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें आसानी से निकल गया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अगर मान लो 1s के बाद 2s भी बहुत पास ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या रिपल्सन ज़्यादा नहीं होगा? तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इट, वरना इसकी और हायर होनी चाहिए। यहाँ देख लो, यहाँ 80 का अंतर है, यहाँ 30 का ही अंतर क्यों है? आप कहोगे 25 का क्यों अंतर है? हो यहाँ भी 80 का अंतर, पहुँचे 600 तक। आपके मन में नहीं आ रहा होगा क्या? जब यहाँ 70 का अंतर है तो यहाँ क्यों नहीं है? क्यों 20 का ही अंतर है बताओ? क्योंकि उनके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है और इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, सो इट लूजेज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली। बात समझ में आई कि नहीं? और लिथियम में तो 1s1 है, तो 1s1 है। वैसे तो इसमें लिथियम में 1s1 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे। फिर भी क्या होगा? सो इट सफर्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी नहीं होगा, क्योंकि नाउ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत क्लोज हो गए हैं सेंटर के। तो इसकी वजह से उनमें ज़्यादा क्लोज होने की वजह से क्या होगा कि ठीक है, स्मॉल ऑर्बिटल हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन सफर्स, ऐसे न लिखो, दूसरी चीज लिखो। इलेक्ट्रॉन सफर्स लार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, किसका लार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट है? लार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल, क्योंकि 90% तो स्क्रीनिंग होती है ना उनकी। तो बताओ, लार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट मिली तो वो आसानी से निकल गए। यहां तक समझ में आई बात? इन सोडियम, सोडियम में क्या है? 2s2, और क्या 2p6 है क्या? बताओ। और 3s1। सो p gives comparatively lesser screening। p में क्या है? comparatively less screening है। so there is not much decrease in ionization enthalpy। ionization enthalpy में डिक्रीज होना चाहिए, बट वहाँ नहीं देखा गया, 20 का ही अंतर देखा गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि P ने रिपेल किया नहीं और सेंटर ने अपनी तरफ खींच के रखा तेजी से। तो ऐसे में आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिला आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। आपको थोड़ा सा तो रेडियस के बढ़ने से फ़ायदा हुआ है कि आपको कम एनर्जी लगानी पड़ी, लेकिन उतना भी नहीं आपको फ़ायदा हुआ है जितना यहाँ से यहाँ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि P ने इसको क्या किया है बताइए? अभी न्यूली इंट्रोड्यूस ही है P ऑर्बिटल, और उनकी क्या हुई है? ड्यू टू लेसर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग तो नहीं कहेंगे, 50% करती है, तो लेसर स्क्रीनिंग ऑफ P ऑर्बिटल्स, देयर इज लेस डिक्रीज in ionization enthalpy। अच्छा, फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम नथिंग न्यू हैपेंस। अभी यहाँ से लिथियम से जब सोडियम आई थी तो क्या p ऑर्बिटल न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इसलिए आपको जरा सा डिक्रीज मिला, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पे जो रेगुलर ट्रेंड है वही चल रहा है। P यहाँ भी थी, P यहाँ भी है, तो नथिंग न्यू हैपेंस। होना 70-70 का चाहिए था, यहाँ कम हो पाया क्योंकि अभी अभी P ऑर्बिटल आई थी और उन्होंने रिपल्सन किया नहीं और सेंटर ने खींच के रखा, नहीं तो बात कुछ और होती। समझ में आई बात कि नहीं? फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम
नथिंग न्यू हैपन्स। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पोटेशियम से रुबीडियम में सिर्फ 15 का ही क्यों डिक्रीज हुआ? यहाँ तो 70 का हुआ था। बोलो। तो हमें पता चल जाएगा ना। देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन डी ऑर्बिटल। क्या होगा बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? फिल्ड इन डी ऑर्बिटल ड्यू टू देयर पुअर स्क्रीनिंग। वो तो बहुत पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। तो अब क्या होगा? जेड इफेक्टिव। तो ड्यू टू देयर पुअर स्क्रीनिंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound to nucleus. However, due to increase in atomic radius, लेकिन atomic radius थोड़ा सा बढ़ा है, there is decrease in delta IH but it is lesser. आपको फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बड़ी टाइटली पकड़ लिए गए हैं। तो इसलिए एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से जो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिला होगा, लेकिन आप 70 का सोच के बैठी थी कि फिर से 70 का मिलेगा, तो मिला क्या? डी ऑर्बिटल ने अपना काम ही छोड़ दिया रिपल्सन का। तो अब वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन थे वो सेंटर में टाइटली चिपक के रह गए। तो आपको 10-12 का मिला मार्जिन तो मिला, 70 का तो नहीं मिला। बोलो। जब रिपल्सन का काम नहीं होगा और अट्रैक्शन का ही होगा तो कैसे डिक्रीज पाओगी? रिपेल करता तो आसानी से निकाल ले जाती। रिपेल कर ही नहीं रहा तो कहाँ निकाल पाओगे आसानी से? बोलो। सो देयर इज अ डिक्रीज इन डेल्टा बट इट इज लेसर। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम रुबीडियम टू सीजियम नथिंग न्यू हैपन्स। अब यहाँ पर भी अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड थी तो कुछ हो गया 20 का। यहाँ पर भी जो कुछ हुआ होगा, कितने का, 26 का या 27 का हुआ है। यहाँ पे भी कुछ नया नहीं होता है। तो बस वही डी ऑर्बिटल है। अभी तो एफ इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, सीजियम के बाद होंगी। तो इसके बाद होगा फ्रॉम रुबीडियम टू सीजियम नथिंग न्यू हैपन्स। अभी वो डी ऑर्बिटल फिर से आ जाएंगी नेक्स्ट सीरीज। नथिंग न्यू हैपन्स एंड ट्रेंड ऑफ डिक्रीज इन डेल्टा IH कंटिन्यूज। इतनी बात समझ में आ गई कि उसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। Now, अब 3.5 फिगर देखो ग्राफ की। यहाँ पर 0 से 60 तक दिया है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। और यहाँ 500, 1000, 1800। सबसे ज़्यादा तो नोबेल गैस को निकालने में मुश्किल पड़ती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसमें शेल ही फिल्ड होती है, बाकी में तो सब शेल की फिलिंग का चक्कर रहता है। तो हाइड्रोजन की 1313 है, ये 10 है। अच्छा देखो कि लिथियम से लेके सीजियम तक भी घटेगी। लिथियम की 520 है
और 520 से अगर आप देखो सोडियम 11 है तो यहाँ सोडियम आएगा, फिर 19 यहाँ पोटेशियम आएगा, घटती जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, रुबीडियम, रुबीडियम की 37 है तो 37 यहाँ आएगा, 37 की देख लो 403 है, ये और घट गई। और फिर उसके बाद सीजियम की तो 55 यहाँ, तो ये नीचे वाली लाइन है। लिथियम, ली, ना, ए, रब और सी एस, ऐसे ही हर एक में होगा। आप क्या सोचती हो कि हीनियर का जेरान में ऐसा नहीं होगा? हीलियम से निकालना आसान होगा कि रेडान से? बोलो। क्योंकि आपको मालूम है जेनॉन XCO4 भी बनाता है, आगे वाले तो फिर रिएक्शन भी करने लगते हैं। तो हीलियम की सबसे ज़्यादा है, करीब करीब बहुत ही ज़्यादा है, 2300 के करीब होगी। तो हीलियम ले लो, ठीक है, लिथियम से पहले। और इसी तरीके से अब सोडियम से ठीक पहले नियॉन ले लो। नियॉन की तो दी है 2000 के करीब, 2000 से इधर तो 2080 दी है, ऊपर तो बहुत ज़्यादा दिखा दी। नीचे वाले फिगर में देखो 2080 दी है, और ऊपर कहाँ दिखा रहा है 2400। देख रही हैं आप कितनी एनॉमली है। और आर्गन की 1500 1600, तो पोटेशियम से पहले आर्गन रहेगा, और रुबीडियम से ठीक पहले क्या रहेगा, क्रिप्टॉन, और फिर सीजियम से पहले जेनॉन। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन और जेनॉन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? और अब मैं इसको मिलाऊं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से हीलियम मिलाया, लेकिन हीलियम के तुरंत बाद सडन डिप है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ से ऊपर जाते जाते आपको दो डिप दिखानी है। एक हाफ फील्ड वाला भी डिप होता है ना, एक होता है कि जो 2p1 वाला डिप, p1 वाला दे देगा, कहेगा कि ये ले जाओ, मुझे तो 2s कंप्लीट करनी। बोरॉन में नहीं देखा था? बोलो, बोरान में देखा था कि नहीं? बोला 2p1 हम क्या करेंगे, 1 ले जाओ, हम 2s ही पे बना के रख लेंगे। अच्छा, एक डिप वो मिलेगा और एक 2p3 पे भी डिप मिलेगा। जो 2p4 वाला होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। देखो दो बार डिप आ रहा है कि नहीं, बताओ। ग्राफ तो देख रही हो ना? अब इससे सोडियम पे आओ, सोडियम के बाद भी जरा देखो, सोडियम के बाद भी दो डिप आए, ठीक है, जानना समझ में आए तो पूछ लिया करो। पोटेशियम के बाद तो फिर बहुत सारे आएंगे 18, तो उनके बीच के सब आपको 12th में पढ़ाए जाएंगे। जो 20 का ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ना, ये सब इनकी बड़ी केमिस्ट्री है, जो कि आपके में एक चैप्टर बनाएगी 12th में, तब हम बताएंगे। अच्छा, क्रिप्टॉन के बाद सीधा रेडियन रुबीडियम पे आ गए। रुबीडियम के बाद भी फिर 18 भरेंगे, फिर जेनान आएगा, जेनान के बाद सीजियम आ जाएगा, और फिर सीजियम के बाद ऐसे। समझ में आ गई बात आपको कि क्या क्या हो रहा है? डिप का केस मुझे समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। इज इट ओके? बताएं? अच्छा, तो जब कि आपको ये बात पता चल चुकी है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या होती है, तो प्रॉब्लम 3.6 पे आई है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन दी गई है। तो सोडियम की कितनी दी है, तो डेल्टा IH1 सोडियम की दी गई है 496, ये तो होती ही है। और इसके अलावा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम आगे चलने पर 737, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, रेडियस छोटा हो जाता है कि नहीं, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या होती है, बढ़ती ही है।
ठीक है, अलोंग द पीरियड। जैसे कि लीवे बकनॉफ में बढ़ती है तो वैसे ही नीना मगालसी पीएस कलर केका में भी बढ़ेगी। अब डिटेल तो 3 के ही दिए हैं, और सिलिकॉन की 786 ये 3 दिए हैं, और ये जो भी चीज़ होगी किलो जूल पर मोल की होगी। अच्छा, अगर हमें एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करना हो तो एल्यूमिनियम कहाँ पे होगा? यहीं कहीं एल्यूमिनियम होगा कि नहीं? तो कह रहा है कि प्रिडिक्ट करो कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके क्लोजर होगी, इसके या इसके। अच्छा, एल्यूमिनियम होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होती है। देख लो, 10 या 1 होगा इसमें, ऐसा ही तो होगा। 10 3 13 हुए कि नहीं? अच्छा, मैग्नीशियम में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और बस 3s2 ही रहेगी। और इसमें क्या होगा? 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये चीज़ आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो इट विल बी ये किसके पास रहेगी? कह रहा है कि 7 मोर क्लोजर टू 575 या 760। कह रहा है कि सोडियम से मैग्नीशियम गए। अच्छा, मैग्नीशियम के बाद एक डिप तो आएगा, डिप नहीं आएगा क्या? एक अगर एक इसमें है तो ये क्यों रखेगा? अब जैसे पीछे देख लो फिगर, लिथियम से बेरिलियम गई थी, और बेरिलियम के बाद बोरान पे डिप नहीं आया था क्या? देख लो, तो डिप तो आएगा क्योंकि ये एक इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है। फिर बोरान के बाद और फिर है ऑक्सीजन पे डिप आएगा। तो ये कह रहा है अगर डिप आएगा, और तो हम यहाँ पर भी यही बात कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ क्या क्या है। अब बेरिलियम बोरान की बात छोड़ो, जो क्वेश्चन है उस पर आओ। सोडियम से कहाँ गए? मैग्नीशियम, तो यहाँ डिप तो आएगा। तो इसकी एनर्जी, इसकी कितनी है? 737, और इसकी कितनी है? 496। तो ये बताओ, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई बढ़ती जा रही है एनर्जी, तो अब जिसको डिप करना पता हो कहेगा एल्यूमिनियम की तो यहाँ होगी 760, मालूम ही ना हो उसको तो क्या कहेगा? बोलो, कह देगा कि नहीं? इसको बात ना पता हो असली कि वो ऐसे ऐसे चल रहा है, कि फिर सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन के आगे जो भी चलना हो वो चले। समझ में आई नहीं? जिसे ना पता हो तो वो तो यही कहेगा ना। और पी, फिर एस, ऐसे होगा। सल्फर के बाद डिप आ जाएगा यहाँ पे, ये सल्फर होगा, और फिर ऐसे चलेगा Cl और Ar, ऐसे होगा। लेकिन जिसे ना पता हो, आपसे पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम की एंथैल्पी किसके क्लोजर होगी? दैट इज डेल्टा आई एच ऑफ Al विल बी क्लोजर टू, चेक करो क्या कह रहा है, क्लोजर टू 575 किलो जूल पर मोल और 760 किलो जूल पर मोल। आप बताइए किसके? इतना भी डिप नहीं आ जाएगा कि इसके बराबर गिर जाए, इतना भी नहीं आएगा, थोड़ा सा डिप आएगा। तो बताओ इसकी एनर्जी इसके ज़्यादा पास होगी कि इसके ज़्यादा पास होगी? 760। सोडियम के, यानी इस रेफरेंस पॉइंट के ज़्यादा पास होगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। तो वही चीज़ पूछी जा रही है। सो इट विल बी मोर क्लोज, will be more close to
575 किलो जूल पर मोल एज एल्यूमिनियम that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 will easily lose one electron to acquire fully filled s subshell configuration. So its ionization enthalpy will be lesser than magnesium. इसलिए इसकी ionization enthalpy क्या होगी? So its ionization enthalpy will be lesser than mg. क्लियर है कि क्यों ऐसा होगा? चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नाउ यानी डेल्टा EGH. What is delta EGH? Electron gain enthalpy. When an electron is added to neutral gaseous atom in isolated state, when an electron is added to neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, then enthalpy change. enthalpy का मतलब पर मोल. enthalpy change accompanying the process, जो इस प्रोसेस को accompany करे, accompanying the process, या सीधा लिख देना enthalpy change is called electron gain enthalpy. This is negative for metals and non-metals. दोनों के लिए निगेटिव होती है. However, it is positive. अब पॉजिटिव लिखा है, लेकिन अभी नेट में देखोगी तो ये नोबेल गैसेस के लिए ज़ीरो होती है. पॉजिटिव जो आपकी बुक में जो लिखा वही हम लिख दे रहे हैं. पॉजिटिव फॉर नोबेल गैसेस 11th 12th में भी यही देखोगे कि ज़ीरो है. चलो अभी जो है वही लिखते हैं. लेकिन सारे मेटल भी अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा ही करेगा. यानी अगर कोई भी गैसियस चीज़ है, कोई भी एलिमेंट, और उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए, अब नोबेल गैस की तो कोई केमिस्ट्री होती नहीं है तो इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा. तो ये है, तो हमने ये लिख दिया इट इज़ निगेटिव. तो जैसे आप देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बहुत थोड़ी सी रिलीज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. -73 -60 कर रहा है. ये है कि एक्सेप्ट कर ले रहा है. 12वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है. क्या ये बड़ी बात नहीं है? सोडियम
और फिर भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। बोलो, छोटी बात तो नहीं है ना ये। आप Na को माइनस बना रहे हो, यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। 47 और 46, तो ऐसा होता है कि दे आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखें कि उसी तरफ अगला देखो, वहीं ऑक्सीजन है जो नॉन मेटल है, वो कितना करते हैं, वो -141, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। सल्फ़र क्या करेगा, -200। सेलिनियम क्या करेगा, -195। और टेल्यूरियम क्या करेगा, -190। और पोलिनियम क्या करेगा, -174। ये भी रिलीज़ करेंगे। नीचे चलने पर आप क्या देख रहे हैं, क्या लेस एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि बहुत दूर होंगे ना इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होंगे, और रिपल्सन बढ़ चुका होगा। तो दूर में इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि पास आने पर? बोलो। लोअर शेल में हाँ, लेकिन इतना भी पास ना आ जाए कि अंदर के इलेक्ट्रॉनों में ही रिपल्सन होने लगे। अब देखो ऑक्सीजन के केस में बहुत पास आ गया। अब कोई चीज़ 2p में एंटर करेगी, बेचारा छोटा सा ऑर्बिटल कैसे 6 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट करे? क्या उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं बढ़ जाएगा? पास अच्छी बात है, लेकिन बहुत पास आना क्या अच्छी बात है? तो 2p में इलेक्ट्रॉन आया है, तो अब 2p के जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जब वो 3p में गया, एस में तो 3p5 होता है ना, मतलब 3p3, तो 3p4 होता है, तो 3p5 हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो वो कंफर्टेबल है, कहेगा हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। लेकिन ये नहीं कंफर्टेबल है। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, then why the enthalpy, electron gain enthalpy of oxygen is less negative? Because in this the electron enters in a p orbital which is deeply penetrated and of a smaller size. बात समझ में आई? बताओ। जल्दी समझ में आ जाती है आपको बात, तो कुछ पूछती भी नहीं हो, हाँ बोल देती हो बस। चलिए, माइनस अगर समझ में आ गई है तो यहाँ पे फिर हमें रीजन बताओगे। 349 और -325, -295 और -270। बताओ, on moving along the period, what is the trend of electron gain enthalpy? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करो, साइन छोड़ दो। अगर हम along द पीरियड बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है? बताइए। क्यों इंक्रीज होगी? बोलो। एटॉमिक रेडियस छोटा होता जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, कुछ तो बोलो, यही सब तो बोलना होता है, बोलो। है बात कि नहीं? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है? क्यों डिक्रीज होती है? अरे कुछ तो बोलिए ऐसे। क्योंकि जेट इफेक्टिव कम हो रहा है, रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, यही सब तो आंसर देना है। सो इट इज़ वेरी ईजियर। मतलब इसमें क्या होगा कि साइज बड़ा है, तो उसकी वजह से नाउ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एडेड देन देयर इज लेस रिलीज इन एनर्जी ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टूवर्ड सेंटर। अब पास में आएगा व्हेन नीचे चलने पर एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन फारर सेल्स,
so less attraction is felt by nucleus, so less release in energy. Why electron gain enthalpy of oxygen is lesser than sulfur? बताइए. रिस्पॉन्ड किया करिए, क्यों कम है? कुछ भी बोलो. एटॉमिक रेडियस बड़ा होने से नहीं, वो तो सभी में बड़ा होता ही जा रहा है. हम इसकी खास बात कर रहे हैं कि कम से ज़्यादा हुई फिर कम हुई, तो इसका कम क्यों है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ऑक्सीजन की तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, -260, because electrons are entering in a 2p subshell which is smaller in size, so due to it suffers inter-electronic repulsion, so the decrease that is released in electron gain enthalpy is lesser, क्योंकि उनमें रिपल्सन ज़्यादा था तो उसने अच्छे से स्वागत नहीं किया. जबकि दिस निगेटिव इफेक्ट इज ओवरकम इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल. वहाँ इलेक्ट्रॉन किस में एक्सेप्ट किए गए? 3p में. ठीक है, खैर जो भी हो, इस चीज़ को हम अगली बार लिखेंगे, लेकिन जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप बिल्कुल लिंग्विस्टिक कर लीजिए, आपके टिप ऑफ टंग में होना चाहिए. केमिस्ट्री में लैंग्वेज का बहुत महत्व है, अपने मन से लिखने का नहीं. तो जो भी है उसको कर लीजिएगा. ओके.